हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर श्वेता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। So what is reproductive health and why this is so important? Because beta, to produce young one, so to produce young one we need a healthy reproductive system. We need very strong emotional, physical and health जो है हमारी वो अच्छी होनी चाहिए, राइट? सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? किसी भी पर्सन की ओवरऑल जो हेल्थ है, इमोशनली, मेंटली, जो फिजिकली, और उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? टू प्रोड्यूस यंग वन। सो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसमें यहाँ पे हम इस चैप्टर में हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सबसे पहले बेटा हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, ठीक है? ये एक ऐसी टेक्निक है, हमारे एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। ये एक ऐसी टेक्निक है बेटा जब जो एम्ब्रियो है वो अभी यानी कि जो बेबी है वो अभी मदर की वॉर्म में ही है एम्ब्रियो। तो क्या कर सकते हैं हम ड्यूरिंग दैट स्टेज? हम क्या कर सकते हैं, अगर वो बेबी अनहेल्दी है यानी कि उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, चाहे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर? हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीजें अगर किसी फिटस के अंदर हैं, यानी कि जब अगर किसी फिटस के अंदर ये सारे डिसऑर्डर्स हैं तो क्या होगा? जो बेबी बनेगा, आगे जो बेबी डिलीवर होगा वो भी अनहेल्दी होगा। तो इस टेक्निक से हम पहले ही पहचान सकते हैं कि वुमेन की वॉर्म के अंदर जो बेबी है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। और इसमें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उनका कैसे पता करते हैं बेटा? एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हमें पता है जो फिटस होता है वो कहाँ पे होता है? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है। एमनियोटिक सैक में क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है, वहीं पे फिटस बनता है। तो उस एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है। अगर हम वहां से उस फ्लूइड को ले लें तो यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड से एमनियोटिक फ्लूइड के सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के सेल्स को अगर हम डिटेक्ट करें क्रोमोसोम नंबर, तो हमें क्या पता चल सकता है कि डिसऑर्डर कौन सा है जेनेटिक। और इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन भी पता कर सकते हैं, यानी कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। लेकिन ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन है। क्यों? क्योंकि बेटा जो मोस्टली जो कपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि हमारी सोसाइटी बोल दो, वो फीमेल यानी कि मेल चाइल्ड जो है ज्यादा प्रेफर करती है। उनको लगता है कि घर का चिराग पैदा होना चाहिए, राइट? बट ऐसा नहीं होता है। जो फीमेल होती है, फीमेल चाइल्ड जो है, प्यारी सी नन्ही गुड़िया, दैट इज द घर की लक्ष्मी होती है वो भी, ठीक है? सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल चाइल्ड में वो ना हो, इसीलिए इस टेक्निक को सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है? सो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है कि द प्रोसीजर दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इज दैट इज एमनियोसेंटेसिस टेक्निक, ठीक है? अब बेटा क्या देखो, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स भी स्टडी करेंगे। हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो अब क्या है, हर एक गांव में है, ठीक है? तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो मदर का मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो गया है, और जो चाइल्ड का मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो गया है। इसके साथ ही बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुआ है। तो इसीलिए क्या है बेटा, पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, कभी सोचा है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन धरती तो उतनी ही है, उसके ऊपर जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि हम जो पूरी तरह से रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंड है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग एग्रीकल्चर लैंड में भी घर बनाने स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा,
लोगों को फूड की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या किया गया है, बहुत सारे जो है मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा भी और जो लोकल जो एनजीओज हैं वो उनके द्वारा भी, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले देखो बेटा, जो स्लोगन्स हैं, यानी कि हम देखो टीवी पे भी ऐड देते हैं कभी कभी, हम दो हमारे दो, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो क्या हो, मोटिवेट हो सके टू चाइल्ड के लिए, ठीक है। अब सिटीज में क्या होता है, लोग वन चाइल्ड नॉर्म जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वर्किंग जो लोग हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे वो पाल सके। सो वो भी क्या कर रही है, वन चाइल्ड नॉर्म को फॉलो कर रही है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो मैरिज एज है वो इंक्रीज कर दी है। ये जो पुरानी एनसीईआरटी में फीमेल की लिखी है 18, लेकिन कितनी है, दोनों की क्या है, 21 है। मेल और फीमेल की एज जो मैरिज की है वो भी इंक्रीज कर दी है, ताकि लेट शादी होगी तो लेट बच्चे होंगे, कम बच्चे पैदा होंगे। तो ये क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या है, डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा लोगों को मोटिवेट किया गया है बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करने के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं फर्टिलाइजेशन को, यानी कि जो एग और स्पर्म्स को मीट ही नहीं होने देंगी, बर्थ कंट्रोल में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो यूज होती हैं। नेचुरल और ट्रेडिशनल बैरियर्स हैं, कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, इंजेक्शंस हैं, इम्प्लांट्स हैं और सर्जिकल मेथड्स हैं। सॉरी। अब देखो बेटा ये मेथड्स जो है डिफरेंट, ये हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। व्हाट इज नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड क्या है बर्थ कंट्रोल का। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड क्या है बेटा। अब फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि बताओ विच वन ऑफ अमंग दीज और नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, राइट। हमें पता है बेटा फर्टिलाइजेशन, बर्थ तभी होगा, फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब एग रिलीज होता है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर एग रिलीज होगा, स्पर्म आएगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगी। और हमें पता है ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे। अब ये तो एग्जैक्ट टाइम है नहीं कि 14th डे पे ही एवोल्यूशन होगा, ओव्यूलेशन होगा। अब देखो 14th डे पे एग रिलीज होगा, ये कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं 10 to 17 डेज रखे हैं, क्योंकि ये वेरी कर सकता है टाइम। तो 10 to 17 डेज में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है, यानी कि एग रिलीज हो सकता है। अगर एग रिलीज हो गया तो स्पर्म अगर तब आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो नेचुरल पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या है कि 10 to 17 डेज को छोड़कर अगर जो पार्टनर्स हैं वो कॉपुलेट करते हैं तो क्या होगा, बर्थ नहीं होगा। यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के 10 to 17 डेज में अगर कॉपुलेशन होता है तो देयर विल बी नो बर्थ, ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन। First, this method is called periodic abstinence. Second method is withdrawal or coitus interruptus. In this method, this is also natural method. In this method, जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर कैन विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द विजाइना बिफोर इंसेमिनेशन, ठीक है। मेल पार्टनर की सीमन रिलीज होने से ही क्या होगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को, स्पर्म तभी रिलीज होंगे, सीमन रिलीज होगा। तो अगर जो पार्टनर है वो सीमन नहीं रिलीज करता है, यानी कि he withdraw his penis from the vagina before ejaculation, तो क्या होगा, there will be no sperms and there will be no fertilization, ठीक है। lactation amenorrhea, what is lactational amenorrhea? जब मदर अपने बेबी को बर्थ के बाद अपने बेबी को फीड कर रही होती है मिल्क, उस पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन। ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, यानी कि जब तक एक मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप होता है, यानी कि देयर विल बी नो एग रिलीज,
मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, यानी कि एग रिलीज नहीं होगा, तो क्या होगा इस पीरियड में भी, क्या होगा, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन इफ द पार्टनर्स कॉपुलेट। ओके, सो नेक्स्ट मेथड, these three were natural methods. Now what are barrier methods? Barrier methods क्या है? The partners can use barriers to inhibit the meeting of sperm with egg, right? इसमें हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या है जो वो क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स कैन यूज कॉन्डम्स, ठीक है, तो पार्टनर्स कैन यूज कॉन्डम्स, डायफ्रैगम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, ठीक है। अब जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, निरोध जो है एक पॉपुलर ब्रांड है मेल कॉन्डम्स का, ठीक है, मेल पार्टनर जो यूज कर सकता है। डायफ्रैगम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट जो है, ये जो बैरियर्स है ये भी रबर के बने होते हैं और ये फीमेल की ये सर्विक्स को कवर करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग क्वाइटस। इसके अलावा स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज यूज कर सकते हैं। अब देखो जो कॉन्डम और डायफ्रैगम्स में क्या डिफरेंस है, दोनों रबर के बने होते हैं, कॉन्डम्स भी रबर के होते हैं, डायफ्रैगम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स भी क्या होते हैं, रबर के बने होते हैं, बट दीज आर रीयूजेबल। विच वन? सर्विकल कैप्स, diaphragms and walls can be reusable. These are reusable, but condoms cannot be used again. Okay, they are not reusable. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, इसके अलावा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या है बेटा? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या है? कुछ पर्टिकुलर टाइप जो डिवाइसेस हैं मेटल की भी हो सकती हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं और हार्मोन रिलीजिंग भी हो सकती है। नॉन मेडिकेटेड में क्या है? नॉन मेडिकेटेड मींस नो मेडिसिन इज देयर, दे आर सिंपली मेड अप ऑफ मेटल्स। ऐसे मेटल्स जैसे कॉपर हो गया, जो क्या करता है स्पर्म्स की मोटिलिटी को, यानी कि उसकी मोटेलिटी को डिक्रीज करता है। मोटेलिटी एंड मोटेलिटी इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो स्पर्म्स की जो स्विमिंग पावर है उसको कैपेसिटेशन या स्पर्म की जो है मोटिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देते हैं कॉपर्स। अब देखो एग्जाम में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, जो नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं बताओ? कॉपर डी, कॉपर 7, मल्टीलोड और लिपिस लूप, दीज आर नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। हार्मोन रिलीजिंग कौन सी है? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, ठीक है। ये याद रखने आपने डिवाइसेस के नाम, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस में आएंगे, इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये डिवाइसेस क्या करती हैं? ये डिवाइसेस फीमेल की बॉडी के अंदर डॉक्टर इनको इंसर्ट कर देते हैं, कहाँ पे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब स्पर्म्स अगर आते हैं तो स्पर्म्स की क्या होगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी एग को फर्टिलाइज करने की, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो पार्टनर्स या फिर वुमेन है वो क्या कर सकती है, पिल्स ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। ये टैबलेट्स क्या करती हैं बेटा? ये टैबलेट्स होती है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन और सिंपली प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन जब हाई रहेगा तो क्या होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड की टाइम को छोड़कर बाकी सभी दिनों पे ये पिल्स लेनी पड़ती है वुमेन को टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन। लेकिन सहेली, ये इसकी जो एड है टीवी में आती रहती है सहेली की, सहेली क्यों बोला? सहेली इज नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन और ये क्या है, ये सिर्फ हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है, वंस इन अ वीक। याद रखना है कौन कौन सी बार बार लेनी पड़ रही है और कौन कौन सी वंस इन अ वीक। और इनके क्या है, फ्यू साइड इफेक्ट्स हैं, दैट्स व्हाई दीज पिल्स आर कॉल्ड सहेली। ओके, सर्जिकल मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड में आप देखो, अब हम देखते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या है बेटा? सर्जिकल मेथड में देखो, अगर विमेन का हमें पता है एग यहाँ पे ओवरी में प्रोड्यूस होता है, एग ट्रांसफर होगा फिलोपियन ट्यूब में तभी फर्टिलाइजेशन होगी। स्पर्म कहाँ से आएंगे? वेजाइना से और यूट्रस से, और यहां से ट्रैवल करते हुए आएंगे स्पर्म्स।
अगर हम इस रास्ते को ही काट दें, यानी कि जहां से स्पर्म ने एग के पास पहुंचना था, अगर हम उस ट्यूब को ही काट दें, कट करके टाई कर दें, तो क्या होगा? स्पर्म्स तो आ रहे हैं लेकिन एग तक नहीं पहुंच पा रहे, तो यानी कि देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। इसी तरह से मेल में देखें, स्पर्म्स बन रहे हैं टेस्टिस के अंदर, ठीक है, पहुंच रहे हैं कहां से? वास डिफरेंस के थ्रू। और अगर हम इसको ही कट करते हैं वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस को कट करते हैं तो स्पर्म्स बनेंगे लेकिन वहां से पहुंचेंगे नहीं। तो यानी कि दीज आर द टू मेथड्स, इसको स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। अगर ये मेथड अडॉप्ट करने के बाद फीमेल में फिलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। मेल में हम इसको वास डिफरेंस को कट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वासिक्टॉमी, ठीक है। अगर मेल और फीमेल ये मेथड अडॉप्ट करता है, उसके बाद क्या होगा? वो कभी भी बेबी को बर्थ नहीं दे पाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्यों मैंने डिस्कस कर रही हूं? क्योंकि पूछ सकते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन कौन से मंथ में सेफ है फॉर वुमेन। सॉरी, देखो बेटा, जो वुमेन के अंदर बेबी होता है वो 3, अगर हम उसको डिवाइड कर दें, उसको हम अगर 3 मंथ्स में 9 मंथ तक रहता है ना, 3 टोटल 9 मंथ्स तक जो है बेबी का जेस्टेशन पीरियड है, जिसमें से 3 फर्स्ट 3 को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 मंथ पहले वाले। फिर आया सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर आया थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अगर मेडिकल टर्मिनेशन लीगलाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इट्स अ बिग डिबेट, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई किसी की, ठीक है, तो क्या होगा? कभी कभी रेप केसेस भी हो जाते हैं ना, तो क्या होगा? वो मेडिकल टर्मिनेशन करना उस टाइम पे क्या है? जरूरी है, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन को इसीलिए लीगलाइज कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में। 1971 में क्या किया था? लीगलाइज कर दिया था। और मेडिकल टर्मिनेशन कब अलो की जाती है? ओनली फर्स्ट 3 मंथ्स में, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये सेफ होता है मेडिकल टर्मिनेशन करना, उसके जिसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। उसके बाद अगर अबॉर्शन किया जाए फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद, तो इट विल बी रिस्की फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड, ओके। सो अब देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में गोनारिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लाइमिडियासिस, these are genital sexual transmitted disease. You have to learn all these diseases, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में से सारी क्यूरेबल हैं या नहीं, क्या उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में सारी की सारी हम क्योर कर सकते हैं इफ डायग्नोज्ड अर्ली, but there is no cure for hepatitis B, genital herpes and HIV infection. अगर किसी को ये एक बार हो गई ये बीमारी, यानी कि ये प्रॉब्लम होगी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये वाली होगी कौन कौन सी? हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड HIV इंफेक्शन, तो ये क्योर नहीं हो पाती है कंप्लीटली, ठीक है। ये याद रखना है कौन कौन सी है? हेपेटाइटिस, हर्पिस और HIV। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है? थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मान लो स्टरलाइज नहीं है, यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो नए नहीं यूज कर रहे डॉक्टर, अगर विद इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर आपने ले लिया तो भी हो जाएगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर है तो चाइल्ड को, फिटस को होगा ही, ठीक है। अब व्हाट इज प्रिवेंशन, हाउ यू कैन प्रिवेंट दीज थिंग्स, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है? जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होंगी? ट्रांसफर होंगी। इसके अलावा और भी मेथड से ये ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है
अब यहाँ पे इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, ठीक है। सबसे पहले है अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स और अननोन पार्टनर्स, ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस, ठीक है। इन केस ऑफ डाउट, इफ अ पर्सन, अगर पर्सन को लग रहा है सम सिम्टम्स, ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस अगर करते हैं फ्रॉम नॉन डॉक्टर, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को, ठीक है। व्हाट इज इनफर्टिलिटी नाउ, व्हाट इज इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या होता है, समटाइम्स जो पार्टनर्स होते हैं या फिर जो कपल्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है, इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दैट मीन्स दे आर इनफर्टाइल, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, तो हम इनफर्टिलिटी क्या बोलते हैं, इट इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है, इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अब कपल्स को हर एक पेरेंट्स जो चाहते हैं कि वो माँ बाप, मतलब हर एक कपल चाहता है कि वो माँ बाप बने, तो क्या है उसके लिए, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो डॉक्टर उसको क्योर कर लेते हैं। और कुछ अगर मान लो किसी किसी फीमेल में या मेल में एग और स्पर्म ही नहीं बन रहे, तो कैसे बच्चा बनेगा, नहीं बनेगा। तो there are some assisted reproductive technologies, there are some technologies that can help in bearing the child, in help to produce the child in case of those partners. So what are assisted reproductive technology? In vitro fertilization. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था इन विवो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी, हियर एग एंड स्पर्म्स आर फ्यूज्ड आउटसाइड द बॉडी, स्पर्म्स फ्यूज आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो में क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करवाया जाएगा एग और स्पर्म को, और ये कब किया जाएगा, अगर मान लो दो पार्टनर्स हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस एग्स एंड गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट्स, बट किसी भी वजह से दे स्पर्म्स और एग्स आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज ईच अदर, उस केस में क्या होगा, उनके एग्स को और स्पर्म्स को लिया जाएगा, उनको बाहर आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करवाया जाएगा, किसके थ्रू, डॉक्टर के थ्रू। अब वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी आउटसाइड द बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन हुई और जाइगोट जब बना, तो हम उस जाइगोट को क्या करें, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डाल दें, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में डाल दें जाइगोट को, तो क्या होगा, वो वहां पे जाइगोट ग्रो करेगा, तो वो अपने बेबी को बर्थ दे पाएगी। तो जाइगोट में क्या है, जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर में अगर आपको पूछा जाए, तो इसमें हम जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं फीमेल की बॉडी में। कैसे, पहले एग और स्पर्म्स को लिया जाता है, उसका जाइगोट बनाया जाता है बॉडी के बाहर, ठीक है, थ्रू डॉक्टर्स। फिर उस जाइगोट को फिर या फिर अर्ली एम्ब्रियो को कितना, अगर 8 सेल ब्लास्टोमियर जाइगोट डिवाइड हो चुका है, तो 8 सेल स्टेज यानी कि 8 ब्लास्टोमियर्स उसके बन गए हैं, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम फीमेल की फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जिफ्ट टेक्निक में क्या कर सकते हैं हम, जाइगोट या फिर अर्ली ब्लास्टोमियर्स कौन से 8 सेल स्टेज तक, ये याद रखना है। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कब करेंगे, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगी, तो यानी कि 8 से ज्यादा सेल्स बन गए हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनने को तैयार है, तो हम उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, आउटसाइड द बॉडी, यानी कि एग लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है, उसको आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करवाया जाता है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर, ठीक है। इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन, और यानी कि इन विवो में क्या होगा, इनसाइड द बॉडी, यानी कि एग और स्पर्म को इनसाइड द बॉडी ही
फर्टिलाइज होने दिया जाएगा इनसाइड द बॉडी। इसमें क्या क्या है बेटा, गैमेट फ्लोपियन ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर। इन विवो में क्या होगा, एक विमेन है जो एग्स को नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, ओवम को नहीं बना पा रही है, लेकिन उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी का दैट इज एबल टू इम्प्लांट द चाइल्ड। उस केस में क्या करेंगे हम, उस वुमन को अगर गैमेट यानी कि ओवम कोई दे दे, कोई ओवम उसको दे दे, तो वो अपने फिलोपियन ट्यूब में अगर हम उसको ट्रांसफर कर दें, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकती है और वहां पे वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है बाद में ग्रो करके। तो इसको हमने क्या बोला, गिफ्ट बोला, कि गिफ्ट में याद रखना है कि कोई अपना एग ही किसी को दे दे गिफ्ट में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या कर सकते हैं, यहां पे गिफ्ट हम कब यूज करते हैं, जब फीमेल इज अनएबल टू प्रोड्यूस एग्स, गैमेट, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करते हैं, जब अगर वुमेन का जो पार्टनर है, हस्बैंड पार्टनर जो है, दैट इज अनएबल टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं जो स्पर्म काउंट मार्क कम है उसका, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, किसी और मेल का, डोनर मेल का सीमन हम फीमेल को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसेमिनेट करवा सकते हैं, और क्या होगा, वो फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और वो अपने बेबी को बर्थ दे पाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जो विकी डोनर वाली मूवी थी, उसमें वो क्या करता है, वो अपना सीमन गिफ्ट करता रहता है, ठीक है ना, सीमन देता रहता है, डोनेट करता रहता है, और जिन वुमेन्स को रिक्वायरमेंट होती है वो ले लेती हैं। तो सेम हियर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम जो विकी डोनर जैसे बंदों का ले सकते हैं, क्या सीमन ले सकते हैं, और उसको हम फीमेल की वजाइना के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं, या फिर यूट्रस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन सेमिनेशन, ठीक है। तो यही था हमारे इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत सिंपल था, बस हमें इसके डिफरेंट मेडिसिन कौन सी हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और वो टेक्निक किस केस में हम उसको यूटिलाइज करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो अब देखते हैं ये चैप्टर कितना ज्यादा इजी लगता था लोगों को, और कितने बच्चे जो हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीयूईटी के लास्ट ईयर के थे वो सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप मुझे बताइए बेटा, विच among the following method is not a natural method of birth control? बर्थ कंट्रोल, पीरियोडिक अब्सिशन बर्थ कंट्रोल है, लैक्टेशनल बर्थ कंट्रोल है, कॉइटस इंटरप्टस बर्थ कंट्रोल का नेचुरल मेथड है। कौन सा नहीं है, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में तो हम खुद ही उसकी क्या करते हैं, वास डिफरेंस डॉक्टर करता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट नेचुरल मेथड, दिस इज वैसेक्टोमी। सॉरी, अच्छा, infections are disease which are transmitted through sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो ट्रांसफर हो रही है इन्फेक्शंस, सभी क्यूरेबल है, किस किस को छोड़कर। हमने पढ़ा था चैप्टर में, कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो क्यूरेबल नहीं है, बताओ। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और HIV इंफेक्शन। ये याद रखना जरूरी है। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, अगर आपने इसको इजी समझ के छोड़ दिया तो 5 नंबर गलत हो जाएंगे, है ना। छोटी सी चीज याद होना बहुत जरूरी है। मैच वन विद द सेकंड कॉलम, ठीक है। लाइक जब फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव, तो अगर फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है तो क्या करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे। अगर फीमेल गैमेट नहीं बना पा रही, ओवा नहीं बना पा रही, तो उसको हम गैमेट दे देंगे बेटा। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर है इसके। अगर मेल पार्टनर स्पर्म नहीं बना पा रहा है तो किसी और से ले लेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। अगर जाइगोट जो है उसको हमने डेवलप किया, जिसको हम जिप टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एड्स ब्लास्टोमियर जो है वो बने, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट ट्रांसफर करने को जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो दिस इज बिल्कुल फर्स्ट का फर्स्ट, बी का बी है, सेकंड सी का ये पहला आंसर है इसका, ठीक है। सारे ऑप्शन सीधे सीधे थे। मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में
काऊ को बहुत सारे हार्मोन्स कौन से दिए जाते हैं? मल्टीपल ओव्यूलेशन। मल्टीपल ओव्यूलेशन कराने के लिए देखो बेटा, ज्यादा से ज्यादा एग रिलीज हो, ओव्यूलेशन ज्यादा से ज्यादा हो, तो कौन सा हार्मोन देंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही क्या करता है? फॉलिकल्स को ग्रो करेगा, उसमें से एग रिलीज होंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, विच आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग रिगार्डिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन जिफ्ट zygote or early embryo could be transferred into the fallopian tube, right? जिफ्ट में क्या पढ़ा था हमने कि जाइगोट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और 8 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ब्लास्टोमियर को, सॉरी 8 सेल ब्लास्टोमियर को भी कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ जाइगोट कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द fallopian ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल इज गिफ्ट। कह रहा है जाइगोट को अगर हम ट्रांसफर कर दें दूसरी फीमेल के अंदर तो उसको हम गिफ्ट बोलेंगे। गिफ्ट में तो हम क्या करते हैं? गैमेट देते हैं, एग को ट्रांसफर करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, ये भी राइट है। ठीक है, इफ द मेल पार्टनर हैव लो स्पर्म काउंट देन ईटी टेक्नोलॉजी कुड बी यूज। नो स्पर्म काउंट कम है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, और बोल रहा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या करती हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन नहीं करेंगी, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन करेंगी। ठीक है, अब देखो बेटा, ए और सी इज द राइट आंसर। ए इज, ठीक है, ऑप्शन। Which one of the following statements are meant for improved reproductive health of society? सॉरी, कह रहा है कि जो ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं? बताओ। बेटर अवेयरनेस करेंगे सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स की? यस। अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर? यस, जरूरी है। पोस्ट नेटल भी, लेकिन लार्ज फैमिली साइज और अर्ली मैरिज क्या जरूरी है? अरे बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम ये थोड़ी करना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली बना देंगे, अर्ली मैरिज करा देंगे, ये हमारा पर्पस नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन से हैं? ए, बी एंड सी। डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी, डायफ्रागम जो है वो कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइस है, फीमेल यूज करती हैं। ये किससे बने होते हैं? रबर से, राइट? हमने पढ़ा ये रबर से बने होते हैं। इट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस। यूट्रस के अंदर नहीं इंसर्ट करते हैं, ये सर्विक्स के ऊपर होते हैं। इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म, यस। इट इज रीयूजेबल, रीयूजेबल भी होते हैं। हमने पढ़ा था ना, कॉन्डम्स दे आर नॉट रीयूजेबल बट दीज आर रीयूजेबल। So A, C and D is where is option C. Yes, this is the right answer. So which of the following are copper-based intrauterine devices of birth control? अब बताओ बेटा, कॉपर जो कॉपर बेस्ड कौन कौन सी है? कॉपर 7 है, मल्टी लोड है, ए और ई ऑन। ठीक है, अब मुझे बताओ, प्रोजेस्टेरोन जो थी वो क्या थी? हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस थी, ये हमने पढ़ा था। सहेली क्या है? एक ही बार लेनी पड़ती है। सहेली क्या थी? पिल थी, जो कि एक ही बार लेनी पड़ती है वुमेन को, वंस इन अ वीक। लिपिस लूप क्या है? पीरियोडिक असिस्टेंस क्या है? नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है। एंड लिपिस लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। तो ए का आया हमारा कौन सा? ए का सेकेंड ऑप्शन था। बी का क्या था? हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स इन मेल? अगर मेल जो है उसके अंदर स्टेरॉइड जो बढ़ जाए या फिर वो ले ले तो क्या होगा? बाइजनेस हो जाएगी। ठीक है, Which of the following disease is not transmitted sexually? बोल रहे हैं कि कौन सी जो इसमें से डिजीज जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती। हेपेटाइटिस बी हमने पढ़ा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। गोनोरिया भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। तो कौन सी डिजीज? बेटा टाइफाइड हमने पढ़ा, कैसे होता है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये
दिस इज आंसर, ठीक है। बी, टाइफाइड कैसे होता है? गंदे पानी से या फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होती है जब, ठीक है, फूड से। सो इसका आंसर क्या था? बी, ठीक है। सो इसी के साथ शायद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी, यहां पे एक चीज जो थी, यहां पे जो हमने पढ़ा, जो टाइफाइड जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। दैट डज नॉट इफेक्ट सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। तो टाइफाइड इसका आंसर था, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे रिएक्ट करता है, ठीक। सो थैंक यू सो मच बेटा। अब हम इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी जो डिफरेंट मेडिसिन थी, डिवाइसेस थी, वो आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि दैट कैन गिव यू 5 मार्क्स, ठीक है। 5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का आपको मिल सकता है। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और वो 5 नंबर भी चले जाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हमें तो भाई ये सारा आता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चीज भूल गए, क्योंकि पेपर में ना जब नेगेटिव मार्किंग होती है वो किस लिए होती है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है, अगर आपको किसी चीज की श्योरिटी नहीं है तो आप वो आंसर नहीं टिक कर पाओगे। जैसे आप एग्जाम में जाते हो, पहले ही माइंड पे इतना प्रेशर होता है, आपको आधी चीजें ऐसे लगता है भूलने लगी हैं। सबसे पहली बात है कि जब एग्जाम में जाना है तो माइंड पे प्रेशर नहीं रखना है। जो डिसाइड होना है, जितना आपने पढ़ना है वो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। जो डिसाइड होना है वो उसी के बेसिस पे हो चुका है। अब आप एग्जाम में बैठे हो, रिलैक्स। और एग्जाम में जब आप बैठते हो, जैसे आपको चीजें याद होती है, आपको कोई पूछ ले कि भाई आपका नाम क्या है, तो आपको याद होता है ना, वैसे ही क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको इतने करेक्टली याद होने चाहिए कि अगर माइंड में थोड़ा सा प्रेशर भी है तो क्वेश्चन का ऑप्शन आपको ना भूले, ठीक है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना। मैंने एनसीईआरटी की सारी चीजें कवर की हैं एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें, और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच बेटा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।